तारीख़ ज़बान उर्दू दारिख हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख़ को पढ़ते हैं। कदीम हिंद आरियाई 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक की शुमार किया जाता है। कदीम हिंद आरियाई 15 कबल मसीह से 500 तक शुमार किया जाता है। ज़बान आवाज़ और अल्फाज का मजमुआ है। ज़बान आवाज़ और अल्फाजों का मजमुआ है। ज़बान हमारे एहसासात, जज्बात व ख़यालात को अदा करने का एक वसीला है। एहसासात, जज्बात व ख़यालात को अदा करने का एक वसीला है। ज़बान व मकान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। उनकी सौती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात के बिना पर उन्हें माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। वह ख़ानदान हैं शामी, हिंद चीनी, दरावड़ी, मंडा और अफ्रीका की बांटी, अमरीकी, मलाई और हिंद यूरोपी। सामी ख़ानदानों में बहुत से अहम ज़बानें आती हैं। इब्रानी इसी से निकली है। दरावड़ी से हिंदुस्तान की बहुत सी अहम ज़बानों का सिलसिला चलता है। ये ज़बानें जनूबी हिंदुस्तान से राइज हुई हैं। तमिलनाडु, तेलुगु और कन्नड़ और मलयालम इसकी मशहूर शाखें हैं। लेकिन उर्दू और हिंद की जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है उर्दू और हिंदी का जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है वह हिंद यूरोपी है। हिंदो यूरोपी याद रहे, हिंदी और उर्दू हिंद यूरोपी से आया। हिंदुस्तान में आकर ये ख़ानदान यानी हिंद यूरोपी अपने इर्तिकाई दौर में हिंद ईरानी से गुज़र कर हिंद आरियाई शक्ल में इख्तियार लेता है। आर्याओं का वतन वस्ती एशिया में तलाश करना चाहिए। नसीरुद्दीन अहमद ने तारीख़ ज़बान उर्दू में लिखा है, आरियाई हिंद यूरोपी ज़बान बोलते थे जो मशरिक़ी और मगरिबी दोनों हिस्सों में तकसीम हुई। हिंदुस्तान में आरियाओं के दाखिले की तारीख़ 15 कबल मसीह की मुकर्रर की जा सकती है। यह मसूद हुसैन खान ने लिखा है मुक़दमा शेर व शायरी में। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में मसूद हुसैन खान ने लिखा है, हिंदुस्तान में आरियाओं के दाखिले की तारीख़ 1500 कबल मसीह से मुकर्रर की जा सकती है। मगरिब में जाने वाली आरियाओं को कैंटम गुरूह का नाम दिया गया है, जिसकी नुमाइंदा ज़बान यूरोप की यूनानी और लातीनी और जर्मन वगैरह हैं। मशरिक़ की तरह हिजरत करने वाले आरियाओं को कस्टम ग्रुप के लोग कहा गया है, जो ईरान में औस था और बाद में उसके बाद जदीद शक्ल में फ़ारसी वगैरह बोलते थे। एक दूसरा ग्रुप शितम ग्रुप है। शितम ग्रुप के जो आरियाई हिंदुस्तान में दाखिल हुए उनको आरियाओं की ज़बान संस्कृत कहलाई। माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बान के इर्तिक़ा को 3 अदवार में तकसीम किया है। माहिर लिसानियात ये सवाल आता है, माहिर लिसानियात ने हिंद आरियाई को कितने दौर में तकसीम किया है? तो 3 दौर है, कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। कदीम हिंद आरियाओं का पहला मुस्तनद नक्श हमें ऋग्वेद यानी 1000 कबल मसीह से कबल की शक्ल में मिलता है। कदीम हिंद आरियाई को डॉक्टर सुदेशर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है। वह इस तरह से है, वैदिक मंजिल, अहद पानिनी मंजिल, रज़मिया मंजिल और टकसाली मंजिल। अब एक एक को देख लेते हैं। पहला है वैदिक मंजिल। इस अहद में वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद लिखे जाते हैं, यानी संस्कृत मज़हब की बानी होती है। दूसरा अहद पानी की मंजिल है। इस अहद में पाणिनि की अष्टाध्याय और पतंजलि की महाराष्ट्र भाषा लिखी जाती हैं। इस तरह से इस दौर में संस्कृत आलिमों की ज़बान बन जाती है। रज़मिया मंजिल, इसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है, इसमें महाभारत लिखी गई थी। दीनवी मंजिल, इस दौर में संस्कृत सरकारी ज़बान हो जाती है और इसका ताल्लुक़ मज़हब से मुनक़ते हो जाता है। टकसाली मंजिल, इस मंजिल में संस्कृत कायदा नवेसों की पाबंदी होकर ख़ुद को महदूद महसूस कर लेते हैं। शुद्धि के चक्कर में फंसकर आवाम से दूर हो जाती है, इसलिए इस पहलू ब पहलू आवामी बोलियाँ परवान चढ़ने लगती हैं। संस्कृत अपने इस मरहले यानी कदीम हिंद आरियाई के दौर में 3 मुख्तलिफ मेयारों की बताई जाती है। अधिच्य या मेयारी संस्कृत,
ये हिंदुस्तान के शुमाली और शुमाली मगरबी हिस्से में बोली जाती थी, यानी पंजाब और उसके मुल्हिक इलाकों में बोली जाने वाली संस्कृत सबसे मेयारी समझी जाती थी। मध्य देश या वस्ती नीम मेयारी, इसमें अम्बाला से इलाहाबाद तक का इलाका शामिल था। यहाँ के लोगों की संस्कृत नीम मेयारी करार दी गई थी। प्राच्य या मशरक़ी या गैर मेयारी, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बान, इसमें यूरोपी और बिहार की इलाके शामिल थे। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को दौर को दो अदवार में तकसीम किया है: वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत। हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद के बाद सबसे पहले वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। वस्ती हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 1000 तक का ज़माना है, जिसे माहिर ने इसे इर्तिकाई खुसूसियात के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला 500 कबल मसीह से मसीह सन शुरू होने से पहले तक का ज़माना है, और इस दौर में पाली अवाम की मकबूल ज़बान रही है, जिसमें जीन मद और बुद्ध मत की तालीम मिलती है। दूसरा मसीह सन के इब्तिदा से 500 तक शुमार किया जाता है। प्राकृत उसके बाद शुरू हो जाता है। यह दरअसल प्राकृतों के आगाज़ का इत्तका का दौर है। प्राकृत के माने फितरी ज़बान के हैं। ये सवाल अक्सर आता है कि प्राकृत के माने क्या हैं, तो इसके प्राकृत के माने आते हैं फितरी ज़बान के हैं। यहाँ प्राकृतों से मुराद वो फितरी ज़बान है जो संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों और कायदा नवेसों की जकड़बंदियों के सबब संस्कृत के पहलू ब पहलू जो वजूद में आ गई थी, जिनमें फितरी सलामत और रवानी थी और आवाम की रोज़मर्रा ज़रूरतों को पूरा करती थी। आवाम का मुहावरा या आवाम की बोली ठोली को पहली प्राकृत कहा गया है, जो टकसाली संस्कृत से मुख्तलिफ थी। आवाम की बोली ठोली का अदबी रूप पाली है। याद रहे, आवाम के मुहावरा और आवाम की बोली ठोली की पहले प्राकृत कहा गया। आवाम की बोली ठोली को पहले प्राकृत कहा गया है, जो टकसाली संस्कृत से मुख्तलिफ थी, टकसाली संस्कृत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके बाद क्या हुआ, आवाम की बोली ठोली का अदबी रूप पाली हो गया। अब पाली कहाँ था जाता है? प्राकृत सबसे पहले कदीम नमूने बुद्ध जैनों के मजहबी किताब या फिर अशोक की लाठियों पर गूंदे हुए लाठियों में मिलते हैं। इसको हम पहली प्राकृत मानते हैं और प्राकृत की इसी अदबी शक्ल को पाली के नाम से याद किया गया है। लेकिन प्राकृत का नाम पाली उस वक्त पड़ा जबकि प्राकृतों ने अदबी ज़बान की हैसियत इख्तियार कर ली थी, और उससे पहली प्राकृत पर शोरसीनी प्राकृत का पूरा असर पड़ता है। शोरसीनी प्राकृत का पूरा असर पड़ता है पाली पर। इब्तदाई ज़बान और देसी बोलियों ने दोनों का मेल था। इब्तदाई ज़बान और देसी बोलियों दोनों का मेल था इब्तदाई ज़बान में, यानी लोगों ने उसी को पहली प्राकृत कहा और वैदिक संस्कृत और अदबी संस्कृत दोनों की माना है। हम इसे इब्तदाई ज़बान के नाम से भी याद करेंगे। मसूद हुसैन खां के मुताबिक पहली प्राकृत सिर्फ उस ज़बान को कहेंगे जिसका अदबी रूप पाली है। मसूद हुसैन खां के मुताबिक पाली की कदीम मगधी भी कहा गया। पाली को कदीम मगधी भी कहा गया है, याद रहे। लफ्ज़ पाली संस्कृत के पकनी से निकला है, पनकनी से निकला है। इसी से उर्दू का पानिनी और पत्ती और पट्टी है। पंडित हरि अवध की तख्लीक के मुताबिक पाली बुद्ध धर्मशास्त्र की सतर को कहते हैं। पहली प्राकृत को इब्तदाई प्राकृत भी कहते हैं। पहली प्राकृत में पाली और अशोक की कुतुबों की ज़बानों का शुमार होता है। ये दो प्राकृत अव्वलीन शक्ल में हैं। पाली बुद्ध मज़हब की ज़बान है। पाली बुद्ध मज़हब की ज़बान है। कहा जाता है कि बुद्ध मज़हब के पेशवा महात्मा गौतम बुद्ध पाली बोलते थे और उन्होंने इसी ज़बान में अपनी मज़हब की मुबल्लिग किए, मतलब तबलीग दी। पाली बुनियादी तौर पर मगध की ज़बान थी, जहाँ बाद के दौर में मगधी प्राकृत का इर्तिका अमल में आया। बुद्ध मज़हब की तमाम मुस्तनद तसानीफ़ बशमूल धम्मपद पाली ज़बान में ही पाई जाती है। वस्ती हिंद आर्याई का दूसरी प्राकृत
का दौर कहा गया है। वस्ती हिंद आर्याई का दूसरी पराक्रत का दौर कहा गया है। हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन ने अदबी पराक्रतों यानी दूसरी पराक्रतों की हस्ब झेल 5 किस्में बताई। पराक्रतों की 5 किस्में बताई हैं, वो ये है महाराष्ट्री, शेरशूनी, मगधी, उरद मगधी और पेशापी। अब महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र ये जुनूब की पराक्रत की है, जुनूब के की पराक्रत है। महाराष्ट्री जो है ये जुनूब की पराक्रत है। मराठी इसी से निकली है। संस्कृत के ड्रामों की गीत इसमें लिखे जाते थे। पराक्रत में सबसे पहले महाराष्ट्र की कवायद मुरतब हुए। उस ज़माने में पेशेतर अदबी सरमाया उसी पराक्रत में मिलता था। शेर सूनी इसका मरकज़ी शेर सूनी यानी मथुरा का इलाका था। संस्कृत के बाद आला तबके में अगर किसी प्राकृत का रिवाज था तो वो यही ज़बान थी जिस पर संस्कृत की गहरी छाप नज़र आती है। दूसरा शोरसूनी के बाद तीसरा आ जाता है मगधी। मगधी ये पूरी मशरक़ी हिंदुस्तान की बोली थी। इसका मरकज़ मगध यानी जुनूबी बिहार था। चूँकि यह आर्याइयों के मरकज़ से दूर थी इसलिए इस पर गैर आर्याई बोलियों का शदीद असर मिलता है। इसलिए आर्याई इसका प्राकृत का हकारत की निगाहों से देखते थे। आर्याई बिहारियों की बोलियों को प्राकृत की निगाहों से देखते थे। अब आए उरद मगधी। उरद मगधी इस लफ्ज़ माने उरद मगधी के हैं। इस लफ्ज़ के माने इसके लफ्ज़ी माने उरद मगधी के हैं। इसका मकाम उरद यानी मशरक़ी उत्तर प्रदेश था। ये तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम है। इसमें अशोक की तालीमात की भी प्रचार हुआ है। मगरबी हिंदुस्तान उसे प्राच्य कहा करते थे। प्राच्य के तहत मगधी और उरद मगधी दोनों आ जाती हैं। गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने इस प्राकृत को अपनाया था। पेशापी ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृति थी। किश्नों के अहद में इस प्राकृत को फ़रोग़ हुआ। तीसरा दौर जो है 500 ता 1000 पर मुश्तमिल है। ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। अपभ्रंश मसूद हुसैन खान के मुताबिक जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार शुरू कर दी तो वह आवाम की डगरी से जा पड़ी और आवाम की ज़बान का धारा आगे बढ़ता रहा। इसी बोली चाल की ज़बान को उस अहद के क़वादा नवीसों ने अपभ्रंश कहा। यह मसूद हुसैन खान के मुताबिक था। यानी प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोली चाल की ज़बानों के क़वादा नवीसों ने अपभ्रंश कहा है। अपभ्रंश के माने बिगड़ी ज़बान के आते हैं। प्राकृत के माने फितरी ज़बान के आते हैं और अपभ्रंश के माने फितरी ज़बान के हैं। सुदर्शन वर्मा ने यहाँ भी कहा है अपभ्रंश को प्राकृतों का माबाद इर्तका कहते हैं। अपभ्रंश को प्राकृतों का माबाद इर्तका कहते हैं। बिगड़ी बोली भी कहते हैं अपभ्रंश को। पतंजलि ने अपने भाषण में संस्कृत अल्फाज को बिगड़ी हुई शक्लों को अपभ्रंश कहा है। एक ख़ास ज़बान माने में सबसे पहले हेमचंद ने लफ्ज़ अपभ्रंश का इस्तेमाल किया है। प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडे ने अपभ्रंश की तीन किस्में बताई हैं: नाग अपभ्रंश, प्राजट अपभ्रंश और उपनागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश क्या होता है? ये जो गुजरात और राजस्थान के कदीम बोलियों के अदबी शक्ल थी, इस पर शेर सूनी का बड़ा असर था। इस अपभ्रंश को फ़ौक़ियत इसलिए हासिल थी कि यह इल्मी तबक़ा में मकबूल थी। नागरी अपभ्रंश में कसरत तसानीफ़ मिलती हैं। इसकी रियायत से हिंदी रस्मुल ख़त का नाम नागरी पड़ा है, जो गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माखूज़ है। प्राचड़ अपभ्रंश क्या है? यह सिंध में राइश थी, मौजूदा सिंधी इसी से निकलती है। उपनागर अपभ्रंश क्या है? जो नागर और प्राचड़ के मेल से बनी है। इसका रिवाज मगरबी राजपूताना और जनूबी पंजाब के इलाकों में थी। इस अहद में शेर सूनी अपभ्रंश की शुमाली हिंदुस्तान की लिंगो अफ्रीका की हैसियत रखती है, जो ज़बान प्राकृत और मगरबी पंजाब से लेकर बंगाल तक राइज थी। अहद में शेर सूनी जो अपभ्रंश शामिल है, यह लिंगो अफ्रीका की हैसियत से रखती है। लिंगो अफ्रीका की हैसियत के रखती है मतलब जो ज़बान गुजरात और मगरबी हिंदुस्तान से लेकर बंगाल तक राइज थी, ये ज़बान थी।
रफ्ता रफ्ता अपभ्रंश भी एक अदबी ज़बान बन गया। जब अदबी ज़बान बन गई जिसके नतीजे में जदीद ज़बानों का वजूद हुआ। हिंदुस्तान के जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंश हुई है। इसके सिलसिला मंदरजा झेल 5 अपभ्रंशों से मिलाया जा सकता है। हिंदुस्तान की जो जदीद ज़बान है, जदीद ज़बानों की जो पैदाइश का प्राकृतों से नहीं हुई बल्कि अपभ्रंश से हुई है, इसका सिलसिला इस तरह से 5 अपभ्रंशों में मिला जाता है। अपभ्रंश में शोर सूनी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखता है। शोर सूनी जो है ना, मथुरा में बोली जाती थी, ये मुमताज़ हैसियत रखता है। शोर सूनी अपभ्रंश का इलाका जो है ना, ये मथुरा वगैरह में बोले जाने वाली अपभ्रंश है। मथुरा में जाइएगा आप तो अपभ्रंश का बोला जाता है। शेर सूनी अपभ्रंश में मंदरजा झेल चार बोलियां शामिल है। याद रहे, ये बात पूछी जाती है कि शेर सूनी में अपभ्रंश में कितनी बोलियां हैं, तो 4 बोलियां हैं। वो कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली या हिंदुस्तानी खड़ी बोली, जिससे उर्दू और मौजूदा हिंदी और उर्दू दोनों निकली है। हिंदी बोली या हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। राजस्थानी, राजस्थान में जो बोलियां बोली जाती है उसको राजस्थानी। पंजाबी, ये पंजाब में वो गुजराती और पहाड़ी बोलियां। ये 4 हैं शेर सूनी अपभ्रंश के मंदरजा झेल बोलियां। खड़ी बोलियां, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती बोलियां। याद रहे कि गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक शोर सूनी और उसकी शक्ल से है, जिसे नागर अपभ्रंश भी कहा गया है। अब मगधी पर आ जाते हैं। मगधी अपभ्रंश ये बड़े वसी इलाके में बोली जाती थी, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर इसे मुख्तलिफ नाम पड़े गए। ठीक है, मगधी अपभ्रंश अब मुख्तलिफ जगहों पर बोली जाती थी, इसे मुख्तलिफ नाम पड़ गई। बंगाल में प्राचड्य, गोड़ और धगई कहलाई। बंगाल में प्राचड या गुड़ धगई कहलाई, जिससे मौजूदा बंगाली और आसामी निकली है। और उड़ीसा में इसका नाम अतकली है पड़ा, जिससे मौजूदा ज़बान उड़िया जन्म लिया है। बिहार की तमाम बोलियां मगधी अपभ्रंश से ही निकली है। याद रहे, बिहार की तमाम बोलियां मगधी अपभ्रंश से ही निकली है। बिहार की बोलियों का नाम मगधी है, जो मगधी लफ्ज़ की बिगड़ी शक्ल में है। उरद मगधी अपभ्रंश बिहार से अंबाला तक का इलाका है। इसमें यूरोपीय या मशरक़ी हिंदुस्तान की तमाम बोलियां आती हैं, यानी अवधी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी वगैरह। उरद मगधी में अपभ्रंश में बिहार से अंबाला तक की बोलियां आती है, जिसमें क्या क्या आता है? छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और उरद मगधी आती है। यानी अब महाराष्ट्र पर की बात करते हैं। महाराष्ट्री में आता है, इसका ख़ास मरकज़ जो मौजूद है वह बरार था। महाराष्ट्र में बरार था। संस्कृत में इसी सूबे को महाराष्ट्र के नाम से पुकारा गया है। अब पराचट या केकई अपभ्रंश, केकई या पराचट। पराचट से सिंधी और केकई से लेहिंदा निकली है। पराचट से सिंधी और केकई से लेहिंदा निकली है। सिंधी और लेहिंदा में मुमासिलत पाई जाती है। सिंधी और लेहिंदा में मिली जुली पाई जाती है। जदीद ज़बानों का ताल्लुक़ अपभ्रंश और प्राकृतों के वसीले से संस्कृत से जा मिलता है। मौजूदा हिंदुस्तानी ज़बानों और शोरसूनी अपभ्रंशों के दरमियान मंजिल की जो बाज़ औक़ात ओहट भी कहा गया है। बाज़ दफ़ा इसको ओहट भी कहा गया है। मौजूदा हिंदुस्तानी ज़बान और शेरसूनी अपभ्रंशों की जो दरमियानी मंजिल को है उसको ओहट भी कहा गया है। कहा गया है। विद्यापति की शायरी ओहट में ही थी। अपभ्रंश और शोर सूनी के दरमियान जो होती है ना, उसको ओहट कहा गया है। और विद्यापति एक शायर थे, उसकी जो शायरी थी वो ओहट में ही थी। ओहट जब प्राकृतों और रवायतों का मलहूज़ रखा जाता है, यानी लिहाज रखा जाता है, तो उसे पंगल कहते हैं। ओहट में जब प्राकृतों का रिवायत को मलहूज़ यानी लिहाज किया जाता है तो उसको पंगल कहते हैं। राजपूतों के भाट शायर अपनी दंगल कदीम राजस्थानी के साथ साथ उसमें भी शायरी करते थे। राजपूतों के जाट या भाट शायर होते थे। दंगल कदीम राजस्थानी के साथ साथ उसमें भी शायरी करते थे। जदीद हिंद आरियाई की बात करें, जदीद हिंद आरियाई ज़बानों का ज़माना 1000 ता हाल है।
जदीद हिंदुस्तान की ज़बानों की गिरोह बंदी हस्ब झेल तरीक़े से हुआ। शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान की ज़बानें लेहिंदा और सिंधी है। याद रहे, शुमाली हिंद की ज़बान जो है लेहिंदा और सिंधी है। शुमाली हिंद की लेहिंदा ये पंजाब और मगरिबी पंजाब की ज़बान है। लेहिंदा या पशाच ज़बान का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेहिंदा मगरिबी पंजाबी और जानकी हिंद की या अचाई की नामों से भी मशहूर है। सिंधी ये सूबे सिंध की बोली है। पाकिस्तान में हिंदी, सिंधी, अरबी और रस्मुल ख़त में उर्दू हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखी जाती है। सिंध को पुराने ज़माने में प्राचड देश कहा जाता था, इसलिए मौजूदा सिंधी का ताल्लुक़ प्राचड अपभ्रंश से है। जदीद हिंद आरियाई ज़बानों में ये वाहिद ज़बान है जिस पर अरबी के बराह रास्त असर पड़ते हैं। जनूबी हिंदुस्तान की आरियाई ज़बान मराठी है। जनूबी हिंदुस्तान की ज़बान मराठी है। मराठी महाराष्ट्र की ज़बान है। इसकी 3 ख़ास बोलियां हैं, जिनमें से पूना की अतराफ़ वाली बोली ने अदबी मराठी की हैसियत इख्तियार कर ली है। इस रस्मुल ख़त को देवनागरी भी कहते हैं। अदबी सरमाया के एतबार से हिंदुस्तान की मुमताज़ तरीन ज़बानों में शुमार की जाती है। हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बानों में गुजरात के अलावा मराठी एक ऐसी ज़बान है जिसमें सेगा मुसन्निफ़ है, तस्निया है। मराठी में सेगा तस्निया है। मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें आसामी, बंगाली और उड़िया बिहारी है। 4 है, ठीक है। मशरिकी हिंदुस्तान की, मशरिक पूरब की तो 4 ज़बानें क्या हैं? आसामी, बंगाली और उड़िया और बिहारी है। आसामी असम की ज़बान है। उड़िया आसामी भी बंगाली की बहन भी है, ना कि बेटी। बंगाली ये रियासत बंगाल और बांग्लादेश की ज़बान है। उड़िया ये उड़ीसा कदीम अतकल देश में बोली जाती है, इसलिए इसको अतकली या उड़ी भी कहते हैं। बिहारी ये बिहार और यूपी के कुछ अज़ला में बोली जाती है। ज़िला में बोली जाती है, मतलब अज़ला। बंगाली और उड़िया और आसामी की तरह बिहारी की भी पैदाइश भी मगधी और अपभ्रंश से हुई है। बिहारी मगधी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है। बिहारी मगधी अपभ्रंश की क्या है? सच्ची जानशीन है। बिहारी की 3 बोलियां काबिल ज़िक्र हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। बिहार में 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानों में से गहरे रिश्ता रखने वाली बोली मशरिकी हिंदी है। मशरिकी हिंदुस्तान से मशरिकी हिंदी है। मशरिकी हिंदी ये अपनी खुसूसियात के लिहाज से मगरबी हिंदुस्तान की मुमासिल है, मतलब मिलता जुलता है, मगर बाज़ खुसूसियात के एतबार से बिहारी और बंगाली से बहुत करीब है। मशरिकी हिंदी बिहारी और बंगाली से बहुत करीब है। मशरिकी या यूरोपी हिंद जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मगरिबी हिंद की यूरोप में बोली जाती है। मशरिकी हिंद की 3 ख़ास बोलियां हैं। मशरिकी हिंद की मतलब पूर्वी हिंद की 3 ख़ास बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कोस्की और अवधी का दूसरा नाम है कोस्की। मशरिकी हिंदुस्तान की सबसे अहम बोली अवधी को हिंदी और अदब में एक ख़ास मर्तबा हासिल है। अवधी के 2 मशहूर शायर मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास हैं, जो हिंदी अदब के आफताब व महताब हैं। ग्रिसन ने सबसे पहले मशरिकी हिंद को एक इलाहदा ज़बान की हैसियत दी है। इससे कबल उसे हिंदी की एक शाख समझा जाता था। मध्य देश की ज़बान ख़ास मगरिबी हिंदी है। मगरिबी हिंद मध्य देश की ज़बानों को ही मगरिबी हिंद कहते हैं, जो मगरिब में सर हिंद से लेकर मशरिक़ अम्बाला तक का शुमार में हिमालय के दामन में लेकर जुनूब में मध्यांचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। लिसानी तहकीक के रौ से मगरिबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक़ शेर सुनी अपभ्रंश से है। मगरिबी हिंद का शेर सुनी अपभ्रंश है। ग्रिसन के मुताबिक मध्य देश में बोली जाने वाली 5 आरियाई बोलियां मगरिबी हिंदी एक इस्तिलाह और एक नाम के तहत आती है। मगरिबी हिंद मध्य देश की ज़बान में होने वाली की वजह से हिंद आरियाई ज़बान की सच्ची जानशीन ज़बान है। मगरिबी हिंदुस्तान की 5 बोलियां हैं, ये याद रखें। मगरिबी हिंदुस्तान की 5 बोलियां हैं ग्रिसन के मुताबिक।
खड़ी बोल हिंदुस्तानी, हरियाणवी या डोंगरी भी कहते हैं इसको, डोंगरी, जाट या डोंगरी भी कहते हैं। ब्रज भाषा कन्नौज और बुंदेली। मगरबी हिंदुस्तान की 5 बोलियों को 2 अदवार में तकसीम किया गया है। ऊ बोलने वाली जो है वह ब्रिज भाषा बुंदेली और कन्नौजी है। आ बोलने वाली शक्ल जो है वह हरियाणवी या जाटू या नगड़ू या खड़ी बोली है। ब्रज भाषा को मगरबी हिंदुस्तान की नुमाइंदा बोली शुमार की